हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा चिंतित हैं। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में सर्कुलर आउट हुआ है रूल 38 के रिगार्डिंग, यानी ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग या ग्रुप सी के रिगार्डिंग, जिसमें ये दिया गया है कि पहले तो जो प्रोसेस था उसमें हर 3 महीने में ट्रांसफर का जो रिजल्ट था वो आउट होता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि साल में 2 ही बार होगा, एक मार्च और सितंबर में। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। साथ में थोड़ा थोड़ा जो कमेंट आता है आपका टेलीग्राम पे, या फिर बहुत सारे लोग आप बोलते हैं कि मेरे से ये गलती हो गया, तो वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब के रखना। पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग कुछ भी आपको दिक्कत लगता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ से जुड़ सकते हो या टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने का, क्योंकि नौकरी के दौरान बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कोशिश करेंगे आपको वो सब उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो बताने का। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रूल 38 का जो भी सर्कुलर आउट हुआ है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि मार्च और सितंबर में ही आप ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत क्वेश्चन है। उसमें एक का क्वेश्चन है कि क्या इससे वैकेंसी मैक्सिमम आएगी अगर मार्च और सितंबर में होगा। तो भाई उसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि पहले देखो हर 3 महीने में होता था तो जो थोड़ा थोड़ा वैकेंसी था वो आता था। अब हर 6 महीने में होगा तो वो 2 बार की वैकेंसी एक बार कैलकुलेट होके टोटल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो रूल 38 का जो प्रोसेस है, पहले से ही डायरेक्टरेट एक लेटर निकाला है कि जो सीजीएल को जो वैकेंसी देना है वो उसको ना देकर, मतलब देखो उसको ना देकर वो सारे से पहले रूल 38 में ट्रांसफर लेना है। ऐसा पहले से ही रूल 38 में दिया हुआ है। या फिर अगर आपको इस जो भी हम बोले उसके बारे में प्रूफ चाहिए तो आप आरटीआई करके देख लो, प्रूफ मिल जाएगा। बाकी बात आप बाद में इसके थ्रू कुछ और क्लेम भी कर सकते हो। तो बहुत सारा स्टेट क्या होता है इसको फॉलो करता है, बहुत सारा स्टेट इसको फॉलो नहीं करता। तो डायरेक्टरेट से ये डायरेक्ट ऑर्डर था। और देखो इसमें डायरेक्टरेट का ये भी कहना है कि इससे तो कोई वैकेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? मान लो 10 लड़का बिहार में सीजीएल 2024 में बिहार में 10 वैकेंसी दिखाया है, महाराष्ट्र में 40 वैकेंसी दिखाया है, मान लो सीजीएल 24 में। लेकिन ट्रांसफर की वजह से महाराष्ट्र से 10 लड़का बिहार में आ गया, तो बिहार का जो पहले 10 वैकेंसी था वो खत्म हो गया और महाराष्ट्र में वो 40 जो वैकेंसी था वो 50 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैकेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वजह से ऐसा रूल लाया गया था। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट इसको फॉलो किया, कुछ स्टेट नहीं किया। जिसमें नहीं करने वालों में हरियाणा है, बिहार है, ये सब फॉलो इसको उतना अच्छे ढंग से नहीं करता है। बाकी बात दूसरा स्टेट जैसे दिल्ली है, फिर राजस्थान है, ये सब उसको अच्छे से फॉलो करता है, तो वहाँ पे ट्रांसफर होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। एक चीज़ और बहुतों ने पूछा कि कितने बार इंटर इंट्रा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे 2 बार इंटर 2 बार इंट्रा ऐसे करके ले सकते हैं, और उसी में म्यूचुअल भी काउंट हो जाता है। जितना भी ट्रांसफ़र है उसमें आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो इससे मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन किस कैटेगरी से हुआ है उससे मतलब है। अभी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया मेरा तो मैं ओबीसी से हूँ, सिलेक्शन यूआर हुआ है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है रूल 38 का, तो क्या करें? तो जिससे आपका सिलेक्शन हुआ है उससे करना है। ठीक है, एक बंदा को उसके डिवीजन ऑफिस ने इतना गलत किया, क्या किया कि उसका सिलेक्शन मान लो ओबीसी था, सिलेक्शन यूआर से हुआ, लेकिन उसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में ओबीसी कर दिया। ओबीसी कर दिया, जब इसका ट्रांसफ़र हुआ तो ओबीसी के थ्रू उसका ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन जब जाने के टाइम आया, पूरा विजिलेंस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट करने लगा, तो फिर डिविजनल हेड जो है वहाँ सीपीटी को लेटर लिख दिए कि इसका इसने ये गलती किया था, इसलिए इसका ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए। ऐसा भी हो जाता है। इसलिए जो भी फॉर्म फिल कर रहे हो एकदम ध्यान से करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ गलती कर देना और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र आ जाए, फिर विथड्रॉ करो, ये करो वो करो, तो आपका टाइम लैप्स हो जाएगा। एकदम आप अपने आप को ध्यान से सारा कुछ करना है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल के लिए भी क्या मतलब सेम कैटेगरी चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो सेम ही कैटेगरी चाहिए। बिना सेम कैटेगरी का म्यूचुअल नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे लोग म्यूचुअल करवा लेते हैं। ठीक है, और देखो एक बार आप मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए तो फिर 3 साल के बाद ही आप लगा सकते हो दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई बंदा मान लो महाराष्ट्र में काम कर रहा है और दिल्ली जाना चाहता है, लेकिन वो दिल्ली ना जाके यूपी चला गया, फिर यूपी से दिल्ली जाने के लिए उसको 3 साल वेट करना होगा। इंटर से इंटर ट्रांसफ़र आपको लेना है तो दो ट्रांसफ़र के बीच में 3 साल का गैप होना जरूरी है। लेकिन अगर एक बार आप इंटर ले लिए, मतलब जैसे महाराष्ट्र से हम अभी तो मेरा ट्रांसफ़र इधर ही हुआ है सितंबर वाले लिस्ट में। महाराष्ट्र से अगर हम बिहार आए हैं, बिहार से अब बिहार में जो इंट्रा, मतलब एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में बिहार में जाना है, तो अभी तुरंत हम फिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए टाइम बाउंड ना नहीं है। तो ये है, तो इसलिए जो भी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे कि बिहार से या दूसरे स्टेट में चले जाएँ या फिर क्या करें, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सोच लो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट वे में। ठीक है, अगर आप जहाँ पे अभी वर्किंग हो वहाँ पे वैसा माहौल नहीं है, ठीक माहौल है, तो आप कोशिश करना कि आप जहाँ से हो वही स्टेट को फिल करना और वहीं जाने की कोशिश करना। हाँ, माहौल एकदम अजीब है, आपको वहाँ रहना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो आप वहाँ से हटने की कोशिश कर सकते हो।
ठीक है। और बाकी बात जो इलनेस कैटेगरी है या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है या फिर कंपनसेट ग्राउंड है, जो भी है, या स्पाउस ग्राउंड है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे इलनेस कैटेगरी के बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि क्या इलनेस कैटेगरी का कोई फॉर्मेट होता है क्या? कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आपको सिंपली आप जिस बीमारी, जैसे कोई भी टर्मिनल इलनेस, जैसे बहुत बड़ा हार्ट का प्रॉब्लम या ऐसा वैसा जो प्रॉब्लम है, कैंसर हो गया, तो ये जो अगर आपके फैमिली मेंबर को किसी को है, तो उसका जितना भी रिपोर्ट है वो, और साथ में रिकमेंडेशन लेटर आप अपने नज़दीकी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको सीएमओ कहते हैं, उससे लिखवा के उसके पैड पे अपने डिविजनल हेड के पास जमा करोगे, तो वो रिकमेंड करता है। ऐसा कोई, वो सारा कुछ आपका चेक करेंगे तो उनको लगेगा, तो वो रिकमेंड करेंगे। और ऐसा कोई इसका फॉर्मेट नहीं है कि इस फॉर्मेट में हमको जमा करना है तो ही हम मेरा होगा, ठीक है। फैमिली मेंबर को अगर पूछे तो आप ये कर सकते हो। फिर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो वो भी पूछ रहे थे कि वो कब फॉर्म फिल, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का कि जैसे ज्वाइन करोगे वैसे ही भर सकते हो। स्पाउस ग्राउंड का तो कोई स्पेशल नहीं है, 1 साल के बाद करोगे। स्पाउस ग्राउंड का क्या है, जहाँ पे आपके हस्बैंड या वाइफ वर्किंग है, वहाँ से सारा कुछ प्रोसेस करवा के आप अपने डिवीजन में जमा करोगे तो सब कुछ सही रहेगा, तो वो रिकमेंड कर देंगे। एक चीज़ और, बहुत लोगों को लगता है कि देखो, आपका जो वेटिंग लिस्ट अभी नहीं दिख रहा है या अभी तुरंत आप फिल किए, रिकमेंड भी हो गया होगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं दिखेगा। जब तक एक साइकिल रन नहीं होगा तब तक आपका वेटिंग लिस्ट नहीं दिखेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि अगर मान लो सितंबर वाले, जैसे अभी मार्च वाला आने वाला है, ठीक है, मार्च मार्च में, अभी तो ये दिसंबर का जो लिस्ट आने वाला था वो तो लिस्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो साफ नोटिफिकेशन में उसको कैंसिल कर दिया है। तो अब मार्च और सितंबर में आने वाला है। तो जो मार्च में आएगा, तो अगर आप फेब तक सारा कुछ कर लोगे तो आपको हो जाएगा। अगर आप मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में करोगे तो फिर आपका वैसे ही रहेगा, नहीं दिखेगा आपका वेटिंग लिस्ट कितना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। और अभी जो ट्रांसफ़र हुआ है हम लोगों का, तो उसमें आपका प्रेफ़रेंस देखा गया है। प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग आपको कोशिश किया है भेजने का, ठीक है। तो मेरा भी सेकंड फर्स्ट प्रेफ़रेंस में जो जितना सीट चाहिए था, जितना मेरा वेटिंग था, उतना सीट नहीं दिया। सेकंड वाले में उतना सीट दे दिया, तो मेरा ट्रांसफ़र अभी हो गया है। फिलहाल अभी हम अपने होम टाउन के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहे हैं, रूल 38 से। मेरा भी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये सारा प्रॉब्लम है। और आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करते हैं, कुछ भी आपको लगता है कि आपको नॉर्मल दिक्कत हो रहा है। जैसे एक चीज़, हाँ, एक चीज़ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ईओएल से क्या, ईओएल अगर होगा तो मेरा जो ट्रांसफ़र का फॉर्म है वो भर पाएँगे कि नहीं? ईओएल से कोई दिक्कत नहीं होता। मेरा खुद का ईओएल था तो फिर मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन मेरा तो हम फॉर्म तो बाद में भरे थे। लेकिन जो भी है, ईओएल से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ईओएल भी एक सैंक्शन लीव ही होता है, ठीक है? खाली एब्सेंट नहीं होता। ईओएल भी एक सैंक्शन लीव होता है। ईओएल से ट्रांसफ़र अगर आप 1 साल कंप्लीट होने में बीच में 10 दिन 20 दिन ईओएल है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। और बाकी सीजीएल 2024 के लिए भी बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग मेडिकल मेडिकल के लिए अप्लाई किए थे, तो सेकंड ओपिनियन के लिए बोला गया। तो सेकंड ओपिनियन क्या होता है कि अगर आप, जैसे आप जो भी सर्टिफिकेट अपने ऑफिस को भेजे हैं, तो वो नज़दीकी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको भेजता है चेक करने की ये सारा जो जैसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखता है कि इसमें ये दवाई लगेगा, उसमें वो दवाई लगेगा, तो वो सारा चीज़ सही है या नहीं है, डॉक्टर इतना ही चेक कर सकता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा नहीं सोचना आप कि आपका फिर से ब्लड निकालेगा, चेक करेगा कि आपको अ, जो भी मलेरिया, फिलेरिया, डेंगू वेंगू हुआ है या नहीं हुआ, वो सब खून से उतने अच्छे से पता नहीं चलता। अगर ये पता तभी चलेगा जब आपके अंदर उसका बैक्टीरिया रहेगा तो, ठीक है? इसलिए आप लोग उतना टेंशन मत लेना। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कुछ ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हो या बताना, कोशिश करेंगे 4-5 अगर रीज़न कुछ आता है तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर बताएँगे, ठीक है? बाय।